हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? और गाइस, आशा करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, अच्छे होंगे। और हमारी भगवान से यही दुआएं हैं, भगवान से यही इच्छा है कि आप सभी को खुश रखे और आप जहां भी हों एक अच्छे स्थिति में हों और एक वैश्विक महामारी के दौर में आप सभी सुरक्षित रहें। तो चलिए आज के वीडियो को देखते हैं। आज है संडे और आपको पता है संडे के दिन हमारा आता है यहाँ पर संडे कमेंट आंसर। ठीक है, इसमें क्या होता है कि अगर आपके जो भी डाउट होते हैं रेलवे भर्ती के बारे में, वो आप किसी भी वीडियो के नीचे कमेंट करते हैं। और मुझे लगता है कि ये जो डाउट है वो कॉमन है, इससे बहुत सारे लोगों को बेनिफिट होगा अगर इसका आंसर दिया जाए। तो मैं उनको यहाँ पर पिकअप करता हूँ और आपके सामने वीडियोस बनाकर डालता हूँ। तो अगर आपका भी कोई भी डाउट है वो आपके किसी वीडियो के नीचे कमेंट कर देना। और गाइज, अगर किसी का भी डाउट रह जाता है तो प्लीज़ मैं सॉरी मांगता हूँ, क्योंकि आपको पता है कम से कम यार एक सप्ताह के अंदर कम से कम 500 से ऊपर कमेंट आते हैं, 500-700 कमेंट आते हैं। और आपको पता है उनका रिप्लाई सबका करना तो बहुत ही कठिन होता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। और गाइज, इस वीडियो में हम सारे कमेंट्स लेते हैं, जो नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है, जो भी है। हम ऐसा नहीं करते हैं कि सिर्फ हमारी जो अच्छाई करते हैं उन्हीं कमेंट्स को लेते हैं, जो भी होती हैं वो आपके सामने मैं लेकर आता हूं। चलिए देखते हैं। पहला ऐप पर कमेंट है जो कि समीर मित्रा बोल रहे हैं। देखिए, मैंने कल एक वीडियो बनाया था जिसमें आपको ये बताया था कि भाई जो आपका सीईटी है और एनआरए है उससे क्या नेगेटिव इफेक्ट पड़ सकते हैं। ठीक है, मैंने मात्र पॉसिबिलिटी बताई थी। मैंने उस वीडियो में कभी भी ये नहीं कहा था कि भाई ये ग्रुप डी एनटीपीसी की वैकेंसीज पर लागू होगा 2019 वाली पर और उस पर इसका इफेक्ट पड़ेगा। मैंने उस वीडियो में कभी भी नहीं बोला था। मैंने बस आपको एक पॉसिबिलिटी बताई थी, क्योंकि वो आपके बहुत सारे डाउट थे और आपने ही कहा था कि सर बताइए इससे क्या इफेक्ट पड़ सकते हैं, नेगेटिव इफेक्ट क्या पड़ सकते हैं। तो मैंने बताया था कि फ्यूचर की वैकेंसी उन पर इफेक्ट पड़ सकता है। करंट वैकेंसीज पर तो जहां तक मेरा सवाल है कि करंट वैकेंसी पर तो आपका इफेक्ट पड़ेगा नहीं और ग्रुप डी पर तो पड़ेगा ही पड़ेगा नहीं। मैंने मात्र आपको ये बताया था, ग्रुप डी का नाम लिया था, लेकिन मैंने बताया था कि जो निम्न वैकेंसीज है ना, जैसे एलडीसी की है, जो भी है निम्न लेवल की, तो उन पर इनके क्या नेगेटिव इफेक्ट पड़ सकते हैं। उसमें समीर मेहता बोल रहे हैं कि सर पहले तो ये कि 2021 से लागू होगा और दूसरा ये कि न्यू वैकेंसी पर लागू होगा। तुम्हारा दिमाग तो खराब हो गया। देखिए समीर मित्रा जी, आप ऐसी बात मत कीजिए। देखिए, मैंने बस यही बोला था कि उसे क्या नेगेटिव इफेक्ट पड़ सकते हैं। मैंने कभी भी नहीं बोला कि भाई इस पर लगेगा ही लगेगा। मैंने मात्र एक पॉसिबिलिटी जाहिर की है कि सरकार को ये जो डाउट है इसको क्लियर करना चाहिए। ठीक है, कि भाई इन फ्यूचर अगर ऐसा हुआ, मैंने आपको 2-3 मेरे बड़े बड़े सवाल पूछे थे, उनका रिप्लाईज मैंने, और आप सबका डाउट था इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया था गाइस। तो ये बिल्कुल नेगेटिव वाली कोई बात है ही नहीं। ठीक है, अगला है यहाँ पर सुयोग मौर्य पूछ रहे हैं, भैया अगर ये 2019 की वैकेंसीज पर लागू हो गया सीईटी तो हम सबके ऊपर इसका इफेक्ट पड़ेगा, है ना, और इसका विरोध करना चाहिए क्या? तो देखिए, मेरे हिसाब से विरोध करना नहीं करना ये तो अलग बात है। विरोध फिलहाल तो नहीं करना चाहिए कि सरकार ना इसको अब क्लियर करेगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा। ठीक है, हो सकता है कि देखो इसका सबसे बड़ा एक चीज़ अगर ऐसा हुआ ना तो मेरे हिसाब से बहुत ही बढ़िया है। मैं आपको एक चीज़ आज बता दूं सीईटी के बारे में। हो सकता है कि सीईटी एक ऐसा टेस्ट हो, कैसा टेस्ट हो जिसमें भाई आपको क्वालिफाई करना जरूरी है। मान लो सीईटी एक ऐसा टेस्ट है जिसको मात्र आपको क्वालिफाई करना है और क्वालिफाई करने के बाद आप किसी भी वैकेंसी जा सकते हो। ऐसा ऑप्शन दिया जाना चाहिए तो मेरे हिसाब से बहुत ही बेहतर है। ऐसा नहीं कि कोई भी रेलवे वाला अपने आप ही उठा लेगा उस लिस्ट को। लिस्ट नहीं बनानी चाहिए। मात्र जो भी आपका सीईटी क्वालिफाइड है वो उनके पास एक सर्टिफिकेट होना चाहिए कि हम सीईटी क्वालिफाइड है और हम सेंट्रल की कोई भी जॉब है वो ले सकते हैं। ऐसा ऑप्शन दिया जाना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि जो सीईटी है ना उसमें मतलब ऐसी को रैंक जारी नहीं करनी चाहिए कि रेलवे वाला आ रहा है उस रैंक से उठाकर ले जा रहा है। तो मेरे हिसाब से ये एक बहुत बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी, क्योंकि सीईटी क्वालिफाई करना वो कर लेंगे स्टूडेंट, क्योंकि उसके लिए कट ऑफ है वो सरकार निर्धारित कर देगी, 50% है 60% है। अगर वो कट ऑफ निर्धारित पास कर लिया तो सीईटी पास हो गया और सीईटी पास करने के बाद आप सेंट्रल की किसी भी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर ऐसा किया जाए तो सही है, लेकिन ऐसा गलत होगा कि रैंक एक बना दे और रैंक के आधार पर स्टूडेंट को लिया जाए। तो अभी एक पॉसिबिलिटी है, सरकार को क्लियर करना होगा। ठीक है, अगला पूछ रहे हैं प्रियंका कुमारी, ये पूछते हैं कि यू आर राइट सर, गवर्नमेंट ने हमारे सारे सपनों को चकनाचूर कर दिया है। तो वो तो आपको पता ही कि सरकार है वो स्टूडेंट के साथ कितना बुरा कर रही है। 1.5 साल से यहाँ पर रेलवे की जो वैकेंसीज है उनके बारे में कोई सुन ही नहीं रहे, उनके एग्जाम के बारे में, एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी के बारे में। ठीक है, तो ये तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप तो खुद जानते हो। अगला यहाँ पर जो डाउट है वो यहाँ पर पूछते हैं नरेश कुमार पूछते हैं कि सर आपके व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लीजिए जिससे कोई जानकारी मिल सके, और अपने व्हाट्सएप नंबर भी दे रखे हैं। तो देखिए नरेश कुमार, मैं आपको क्लियर बता दूं, मेरा कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है। अगर आपको कोई अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ता है, मेरा सिर्फ एक व्हाट्सएप ग्रुप है जो आरआरसी जयपुर का है। ठीक है, जिसमें सभी क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं वो यहाँ पर जुड़े हुए हैं। उसके अलावा मेरा कोई भी व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है। और आप खुद को पता है व्हाट्सएप में 256 कैंडिडेट जोड़ सकते हैं। आप सोचिए हमारी इतनी बड़ी फैमिली है, 30,000
लगभग, तो उसमें पता आप सोच सकते हैं कितने ग्रुप बनाने पड़ेंगे, 30-40 ग्रुप बनाने पड़ेंगे, जो कि आपको बताएं उनके लिए मेंटेन करना, हैंडल करना थोड़ा कठिन हो जाता है। तो इसलिए मैंने टेलीग्राम ग्रुप बना रखा है। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, आप वहां ज्वाइन हो सकते हो। टेलीग्राम व्हाट्सएप की तरह होता है, वहां पर आप अनलिमिटेड लोग जुड़ सकते हो। और उससे क्या होगा कि आपको जो अपडेट आती है मैं वहां पर सबसे पहले डाल देता हूं, बहुत सारे अपडेट है टेलीग्राम पर डाल देता हूं, तो आप वहां से ज्वाइन हो सकते हो। अगला यहां पर जो डाउट है वो यहां पर आकांक्षा टी है, ये पूछ रहे हैं रेलवे एग्जाम डेट कब आएगा, एक्सपेक्टेड डेट। तो देखिए आकांक्षा जी, ये मैं कुछ नहीं कह सकता, कोई भी यूट्यूबर इसके बारे में एग्जैक्ट डेटा नहीं बता सकता। हो सकता है कि बहुत सारे यूट्यूबर हैं आपको फिक्स रेट बता दें, लेकिन मैंने आपको एक वीडियो बना रखा है, आप उसको देख लीजिए। मैंने उसमें बताया था कि भाई जब भी आपकी एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी है उसका चयन हो जाएगा ना, उससे 2 या 3 महीने के बाद एग्जाम की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, मैं नहीं कहता कि भाई दिसंबर से एग्जाम हो जाएगी, जनवरी से एग्जाम हो जाएगी, फिक्स डेट कोई भी नहीं बता सकता। मात्र एक पॉसिबिलिटी है कि भाई पॉसिबली 2021 से शुरू हो सकती है। ठीक है, कोई एग्जैक्ट डेट मैं नहीं बता सकता। अगला यहां पर पूछ रहे हैं, यहां पर बाबू हेमराज सिंह ये पूछते हैं कि सर जो फॉर्म भरा जा चुका है 2019 का आरआरबी एनटीपीसी का, क्या इस पर एनआरए और सीटी लागू होगा? तो मेरे हिसाब से देखो ये जो पहले ही रिक्रूटमेंट चल रही है ना, उन पर इसका इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए और इन पर ये लागू नहीं किया जाना चाहिए। जितना मैं मान रहा हूं ना, तो ये आपके एनटीपीसी वाले कैंडिडेट है, इस पर इसका इफेक्ट बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि वो वैकेंसीज पहले की चल रही है, तो मेरे हिसाब से ना उन पर ये लागू नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, अगला यहाँ पर ऑनलाइन स्टडी वी पॉइंट कहते हैं कि सर पता नहीं कैसे आपको थैंक यू बोलूं, ये शब्द भी आपके लिए बहुत छोटा है। आप सबका आपका पढ़ाने का बहुत तरीका सबसे अच्छा है। मैं रेलवे की पाठशाला से जुड़ा हूं, आपने बहुत से चेंजेस देखे हैं सर, आप हम लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, उसके थैंक यू, लव यू सर। तो देखिए आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप इतना सपोर्ट कर रहे हैं और हमारी जो मेहनत है आपको पसंद आ रही है। और गाइज इन फ्यूचर हम और भी अधिक मेहनत करेंगे, बस आपका सपोर्ट चाहिए गाइज, बस यही है। अगला यहाँ पर नॉर्मल लाइफ है, उनका डाउट है कि सर यदि डीवी के टाइम सिग्नेचर मिसमैच हो जाए तो क्या होगा, क्योंकि थोड़ा टाइम के बाद हमारा सिग्नेचर में थोड़ा चेंजेस हो जाता है। मैं तैयारी पूरा कंप्लीट हो गया है, मैंने एनटीपीसी ग्रुप डी दोनों का क्वालिफाई कर लिया है, मैं 2018 ग्रुप डी क्वालिफाई कर चुका हूं, लेकिन पीईटी कंप्लीट नहीं हुआ था, इसलिए वेट फॉर योर आंसर। तो देखिए मैं आपको बता दूं, देखिए इसके लिए क्या होगा, देखिए मैं आपको एक चीज बता दूं, जो आपने जो फॉर्म भरते टाइम जो सिग्नेचर दिया है ना, वो सिग्नेचर ही आपको यहाँ पर डीवी के टाइम आपके जो भी डॉक्यूमेंट होंगे आपको 5-7 जगह साइन कराने को बोला जाएगा। ठीक है, डीवी में और मेडिकल में, वो वहां पर आपको करना है। ठीक है, हो सकता है थोड़ा बहुत सिग्नेचर में चेंज हो जाए, वो बात अलग है, लेकिन बस आपको यही ध्यान रखना है कि जो आपने फॉर्म भरते टाइम जो सिग्नेचर किया था ना, वही आपको करना है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि थोड़ा आप बिल्कुल ही अलग कर दें। अब आप भी जानते हो कि थोड़ा टाइम के बाद हमारे सिग्नेचर में थोड़ा बहुत फर्क तो पड़ जाता है, लेकिन ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल ही अलग करें। तो आपको बस यही करना है कि आपने जो फॉर्म में भरा था उसको आप प्रीफर दें। अगला यहाँ पर पूछते हैं मुन्ना कुमार कह रहे हैं मेरे को कि मैंने बोला था कि भाई मेरे पास बोर्ड नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर जो आपके क्लासेज हैं वो बोर्ड पर नहीं पढ़ाता हूँ। तो इन्होंने बोला था कि सर आप अपना फ़ोन पे नंबर दे दीजिए, हाँ हम ब्लैक बोर्ड के लिए अफोर्ड कर देंगे। तो गाइज देखो, मुझे ऐसी हेल्प ना ये अच्छी नहीं लगती गाइज, मैं पहले बोल चुका हूँ, मुझे ऐसी हेल्प बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। और मैंने को कमेंट का रिप्लाई भी कर दिया था कि मुझे ऐसी हेल्प नहीं चाहिए गाइज, अगर मेरे पास होगा तो मैं आपके लिए कर दूंगा, लेकिन मुझे ऐसी हेल्प क्या अच्छी नहीं लगती है गाइज, ऐसे पैसे मांगना ऐसी चीज़ों के लिए। तो गाइज इसे मैंने मना भी कर दिया था। ठीक है, ये सारी चीज़ें मुझे अच्छा नहीं लगती हैं। अगला यहाँ पर भैयालाल प्रजापति बोल रहे हैं कि बड़े भैया मेरा नाम भैयालाल प्रजापति है, यूपी के लखनऊ से हूँ, मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, मुझे विश्वास है कि अब की बार मेरा ग्रुप डी पार होगा। भैया मैं जानना चाहता हूँ कि आप कितनी मुश्किल से यहाँ तक आए हैं, मुझे भी उनसे सीखने को कुछ मिलेगा। तो देखिए मैं इसके ऊपर एक बहुत जल्दी वीडियो बनाने वाला हूँ। मैं वीडियो इसलिए नहीं बना रहा हूँ कि मैं सोच रहा हूँ कोई अच्छा सा एक अच्छा मौका हो, एक अच्छा सुनहरा मौका होना, तब मैं उस वीडियो को डालूंगा, है ना। तो एक अच्छा लाइफ में अगर कुछ अच्छा वो हो जाएगा ना, मौका आएगा, एक अच्छा मौका जब आएगा उस समय मैं आपको एक अच्छा अवसर आएगा, तब एक वीडियो बनाकर दे दूंगा मेरी लाइफ के ऊपर, मैंने कितना स्ट्रगल किया है इस रेलवे तक आने के लिए। तो आप टेंशन मत लीजिए, स्टे ट्यून हमारे चैनल के साथ, आपको बहुत जल्दी है ये वीडियो मिल जाएगा। आपके हितेन पटेल पूछ रहे हैं कि सर इसकी पीडीएफ कैसे मिलेगी। ये पूछ रहे हैं मैं जो डेली आपकी जो साइंस पढ़ाता हूँ ना, तो देखो मैं गाइस मैं आपको सबको बता दूं, मैं डेली जो साइंस पढ़ाता हूँ उसकी टाइपिंग मैं खुद करता हूँ हिंदी और इंग्लिश में, है ना। मैं किसी भी आपके एक बुक को कॉपी पेस्ट नहीं करता, मेरे पास 3-4 बुक है, एनसीईआरटी की, आरबीएससी की है ना, और 3-4 बुक को कंबाइन करके मैं आपके नोट्स बनाता हूँ ताकि आपका क्वेश्चन है वो कहीं से अटके नहीं। तो बस आप वेट कर लीजिए, फिजिक्स ऑलमोस्ट कंप्लीट है, केमिस्ट्री ऑलमोस्ट कंप्लीट है और आपकी जो बायोलॉजी आधी कंप्लीट है। तो जैसे ये कंप्लीट हो जाएंगे
जाएंगे ना, तो मैं आपको सितंबर के एंड तक जो आपके साइंस के एक परफेक्ट नोट्स आपको दे दूंगा, जहां से आपके जो थ्योरी है वो भी कवर हो जाएगी, और इसके अलावा आपके बहुत सारे क्वेश्चंस है वो आने वाली वैकेंसीज में उनसे जरूर फंसेंगे। मतलब वो आपके नोट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, और आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उनमें से मिलाकर देख लीजिए गाइज, बहुत सारे क्वेश्चंस है उनमें से मिल जाएंगे। तो गाइज उसके लिए आप स्टे ट्यून कीजिएगा, मैं उसके लगातार एफोर्ड कर रहा हूं, आप वेट कर लीजिएगा। अगला जो डाउट है 1 2 3 4 5 KMR का पूछ रहे सर, नेक्स्ट ईयर से क्या ग्रुप डी की वैकेंसीज आना बंद हो जाएंगी? तो देखिए अभी तो वैसा तो कोई अपडेट है नहीं, लेकिन आपको पता है जगह जगह बहुत सारे यहाँ पर कभी प्राइवेटाइजेशन खबर आ रही है, कभी पोस्ट मर्जर की बात हो रही है। तो सीधी सी बात है इन फ्यूचर जो वैकेंसीज आएंगी ना, तो नॉन सेफ्टी की पोस्ट तो बहुत ही कम आएंगे, ठीक है। तो सेफ्टी कैटेगरी की पोस्ट है वो यहाँ पर आएंगी, और आपको पता है इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि जो करंट वैकेंसीज है ना, इन पर अपना फोकस लगा लीजिए, क्योंकि फ्यूचर का कोई पता नहीं है कब क्या हो जाए। तो आप ये मान के चलिए कि अभी जो वैकेंसीज है ना गाइज, इन पर पूरा फोकस लगा दीजिए, और कैसे भी करके इन पे आप जॉब ले लीजिए, क्योंकि फ्यूचर का कोई पता नहीं है क्या हो जाए क्या नहीं हो जाए। तो बस यही है कि फ्यूचर में वैकेंसीज तो आएंगे, मना भी नहीं कर सकते, लेकिन आप ये मान के चलिए कि जब इन वैकेंसीज की एग्जाम के बारे में भी कोई नहीं सुनवाई हो रही है, तो सोचो आगे की वैकेंसीज कब आएंगी, उनके एग्जाम कब आएंगी। तो आप थोड़ा अभी जो वैकेंसीज है उन पर आप फोकस कर लीजिए। अंकित राठौड़ पूछ रहे हैं कि मैं आपकी क्लास पार्ट 1 से क्लास ले रहा हूं सर, मुझे अब साइंस न्यूमेरिकल अच्छे समझ आ रहा है, उनको सॉल्व भी कर पा रहा हूं, मुझे पहले उनमें बहुत प्रॉब्लम होता था, थैंक यू। तो देखिए थैंक यू, आपको भी बहुत सारा धन्यवाद कि आपको हमारा अफोर्ड पसंद आ रहा है। मैंने साइंस के न्यूमेरिकल के लिए एक स्पेशल सीरीज चला रखी है, अगर आप उस सीरीज को देख लोगे ना गाइस, 15-16 वीडियो है, तो मेरा वादा है आपके जो साइंस की न्यूमेरिकल है 90 से 95% आप कैसे हो जाएंगे। अगर आपको न्यूमेरिकल में कोई भी प्रॉब्लम है तो गाइस आप उनको देख लीजिएगा, और न्यूमेरिकल की मैंने आपको PDF ही दे रखी है, उसको भी आप ले सकते हैं। तो आपका कहीं ना कहीं न्यूमेरिकल है वो आपका पूरा अप्रोक्स सही हो जाएगा। आशुतोष पारा सर पूछ रहे हैं कि सर मेरे एक कान है उसका पर्दा फटा हुआ है, तो मेडिकल में कोई प्रॉब्लम होगा क्या? देखो वैसे तो वहां पर ना कोई ऐसा कोई चेकअप होता नहीं है कान के लिए, लेकिन बस आपको यही ध्यान रखना है कि जब आपको बुलाएं तो आपको सुनना परफेक्ट सुनना चाहिए। ऐसी कोई टेस्ट होता नहीं है कान का नाक का, स्पेशली आपको आंख का है, आंख आप एकदम परफेक्ट होनी चाहिए, बस ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला जो यहाँ पर पूछा हिटलर ने एक जबरदस्ती नेगेटिव कमेंट किया है। मैंने यहाँ पर देखो टेस्ट सीरीज जो होती है आप जानते हो टेक्स्ट बुक होती है, और आप सबके कमेंट होते हैं, और टेक्स्ट बुक मेरी खुद की नहीं है गाइस, आपको पता है टेक्स्ट बुक मेरा नहीं है, टेक्स्ट बुक टॉप रैंकर और एक ग्रेड अप, ये एक ऐसी टेक्स्ट बुक आपके संस्थाएं हैं जो आपको स्टूडेंट के लिए टेक्स्ट बुक प्रदान करती हैं। तो उसमें क्या होता है कि मैं आपको अवेलेबल करवाता हूं डिस्काउंट प्राइस में, अगर आप लेना चाहते हैं तो गाइस आपके रिक्वेस्ट आते हैं कि सर मेरे को टेक्स्ट बुक लेनी है, अगर आप सस्ते में दिला दो तो हम ले लेंगे। तो उसके लिए मैंने एक पोस्ट डाला था उस पर यूट्यूब पे कम्युनिटी पोस्ट में, तो यहाँ पर हिटलर पूछे कि पंकज सर जब बेच रहे थे तो तुझे जलन हो रही थी, लेकिन अब खुद बेच रहे हो, तुमने धंधा बना रखा है। तो गाइज यार ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती। मैं बताओ क्या बेच रहा हूँ, मैं तो टेक्स्ट बुक है क्या मेरा है क्या? अरे भाई टेक्स्ट बुक मेरा नहीं है, ग्रेड अप मेरा नहीं है, वो तो थर्ड पार्टीज हैं जो आपको टेस्ट अवेलेबल करवाती हैं। और आपको टेस्ट की अहमियत जब पता लगेगी, आप रेलवे का पेपर देने जाओगे ना, और जब आपको टाइमिंग नहीं बैठेगा तब आपको एक्चुअल में पता लगेगा कि रेलवे में टाइमिंग का कितना इंपॉर्टेंट होता है। जब आप टेस्ट देते हो आपका स्कोर बूस्ट होता है, आपको पता लगता है कि एक्चुअलिटी जो एग्जाम में जो आपका एनवायरमेंट रहता है, आप जब ऑनलाइन टेस्ट जब आपको पता लगता है कि कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, कैसे ऑप्शन आते हैं। तो गाइज टेस्ट करना एक बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उसके लिए मैंने डाला था। और पता नहीं यार गाइज आप ऐसा क्यों बोलते हो कि यार आप भी बिका हो और आप भी ऐसे हो। तो गाइज यार ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं, आपको देखना है। अगला यहाँ पर लक्ष्य कुमार कहते हैं कि सर मैं छत्तीसगढ़ से हूँ, आरआरबी हुबली से फॉर्म फिलअप किया हूँ, अगर जॉब लग जाती तो रेलवे रहने के लिए घर देगा या नहीं? तो देखिए मैं आपको बता दूँ, रेलवे है वो दो चीज़ें करता है, एक तो होता है HRA यानी कि हाउस रेंट अलाउंस, और एक आपका होता है आपको जो क्वार्टर देता है। अगर क्वार्टर अवेलेबल होता है ना तो आपको बोल देता है रेलवे आप क्वार्टर ले सकते हैं, आपकी चॉइस है आप क्वार्टर लेते हो या नहीं लेते। अगर आप क्वार्टर नहीं लेते हो आपको मिलता है HRA अलग अलग सीटों के हिसाब से अलग अलग होता है, मतलब अलग अलग शहर के खर्चों के अनुसार जो HRA है उसका अलाउंस अलग अलग होता है। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि आपको यहाँ पर घर मिलेगा या नहीं मिलेगा, अगर अवेलेबल है तो आपको दे दिया जाएगा, और नहीं है तो आपको HRA है वो यहाँ पर मिलेगा ही मिलेगा, आप टेंशन मत लीजिए। अगला जो यहाँ पर विश्वास ठाकुर पूछ रहे हैं सर एग्जाम के बाद का प्रोसेस एक बार बता दीजिए, पीईटी मेडिकल की कट ऑफ कैसे कैसे बनती है? तो देखिए मैं आपको बता दूं, जो पीईटी होता है ना ग्रुप डी में, उसके लिए 3 गुना कैंडिडेट को लिया जाता है। मान लीजिए 1 लाख वैकेंसीज है तो अप्रोक्स 3 लाख कैंडिडेट को यहाँ पर पीईटी के लिए क्वालिफाई किया जाएगा। और पीईटी के लिए
जो कट ऑफ जाती है ना, मान लीजिए मान लो कि 75 कट ऑफ पीटी के लिए चली गई, तो जब मेडिकल के लिए कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, तो रेलवे के ऊपर है कि वो जितनी सीट है उतना बुलाती है, 1.5 गुना बुलाती है या 1.05 गुना बुलाती है। क्योंकि पिछली बार 2018 में नोटिफिकेशन में लिख दिया कि भाई 1.50 गुना बुलाएंगे, मतलब एक्चुअल सीट का 1.5 गुना बुलाएंगे, लेकिन बुलाया 1 गुना ही था। तो उससे क्या हुआ था, कट ऑफ है अप्रोक्स 5-6% और बढ़ गई थी। मान लीजिए 75 पहले कट ऑफ गई थी ना पीईटी के लिए, तो जो मेडिकल के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो आपकी जो कट ऑफ गई थी वो 80 गई थी, 81 80। ठीक है, तो आप ये मान के चलिए कि पीईटी और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जब कट ऑफ जाएगी तो पीईटी के लिए अप्रोक्स आपकी और डीवी के लिए जो डिफरेंट आएगा वो 5-6% का यहाँ पर डिफरेंट आता है। ठीक है, अगला यहाँ पर पूछते हैं अनंत कुमार। ठीक है, ये पूछते हैं कि सर अगर कोई कैंडिडेट आरआरबी ग्रुप डी ज्वाइन नहीं करता है तो उसकी पोस्ट पीईटी पास्ट कैंडिडेट से भरा जाएगा क्या? तो देखिए दो ऑप्शन है, आप जो पूछ रहे हैं ना वो दो तरीके हैं। पहला कि मान लीजिए जो कैंडिडेट है उसको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया, अगर वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आया ही नहीं, मतलब एब्सेंट है, तो सीधी सी बात है उसकी पोस्ट को सीधी सी बात है कट ऑफ कम करके और नई डीवी की लिस्ट जारी कर दी जाएगी और नई कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। और दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि मान लीजिए उस कैंडिडेट का सब कुछ हो गया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल सब कुछ हो गया, उसको ज्वाइनिंग लेटर भेज दिया और वो उसने ज्वाइन नहीं किया, तो फिर क्या होगा? तो गाइज उस स्थिति में रेलवे के ऊपर है कि उसकी जो सीट है उसको बैकलॉग सीट में जोड़ दिया जाए। बैकलॉग का मतलब कि अगली जो भर्ती आएंगी उनमें जोड़ दिया जाए, या अगर उसको ज्यादा रिक्वायरमेंट है तो ही अगर आपके जो रेलवे है उस कैंडिडेट की सीट को भरेगा। लेकिन ज्यादातर चांसेस होती हैं कि उस सीट को भरा ही नहीं जाता। अगर वो पहले ही एब्सेंट हो जाता है ना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टाइम, तो उसकी सीट को भरा जाता है, लेकिन बाद में अगर वो ज्वाइन नहीं करता है तो उसकी सीट को तो बहुत कम आपके बोर्ड जो भरते हैं। ठीक है, अगला यहां पर एक के वीडियो है, ये पूछते हैं कि सर क्या ग्रुप डी में नौकरी करने से हम रेलवे की तरफ से क्रिकेट खेल सकते हैं? बिल्कुल खेल सकते हैं, और इसके लिए फुल प्रोसेस मैं आपको बहुत जल्दी बता दूंगा। मेरा एक फ्रेंड है, उससे मैं आपकी पूरी जानकारी लेकर इसके बारे में बता दूंगा। ठीक है, हालांकि मैंने उससे पूछा था तो बोला था कि आप खेल सकते हो, लेकिन पूरी प्रोसेस मैं उससे पूछ के और एक स्पेशल वीडियो बना के दे दूंगा कि ग्रुप डी अगर आप ज्वाइन कर लेते हो तो आप स्पोर्ट कैटेगरी से कैसे आ सकते हो। वैसे स्पोर्ट्स से भी डायरेक्ट भर्ती निकलती है रेलवे में, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन आपको पूरी डिटेल एक वीडियो के साथ आपको बता दूंगा। अगला यहां पर सोनू कुमार पूछते हैं कि सर मेरी आई साइट थोड़ा वीक है, लेकिन मैंने गुड गार्ड्स की जो वैकेंसी है उसको फर्स्ट प्रीफरेंस डाला है, तो मुझे क्या दिक्कत होगी? देखिए अगर आपकी आई थोड़ी सी वीक है ना तो आपको वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। गुड गार्ड्स जो वैकेंसी उसमें वैसे आपका मेडिकल स्टैंडर्ड इतना हाई नहीं कि A1 कैटेगरी है, लेकिन आप एक बार अपना मेडिकल स्टैंडर्ड है वो जांच करवा लीजिएगा कि आपका मेडिकल स्टैंडर्ड क्या है, तो उससे आपको थोड़ा अंदाजा लग जाएगा कि आपकी क्या प्रॉब्लम है। वैसे तो नॉर्मली मेडिकल स्टैंडर्ड है वो हमारा A2 एंड बिलो मांगता है रेलवे, तो अगर आपका है तो आपको कोई प्रॉब्लम लेने की जरूरत नहीं है। अगला यहाँ पर सतीश रंजन पूछते हैं कि सर जी ग्रुप डी का जो फॉर्म रिजेक्ट हुआ था या सेलेक्ट हुआ था, लिस्ट नहीं देख पाया था, तो अब कुछ बता सकते हो क्या? तो देखिए आपने अगर यहाँ पर नहीं देखा आपका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है या एक्सेप्ट हुआ है, तो देखिए मैं आपको एक चीज़ बता दूं, देखिए जिनके भी फॉर्म रिजेक्ट हुए थे ना उनको यहाँ पर रेलवे की तरफ से यहाँ पर मेल किया गया था। ठीक है, कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है, तो अगर आपको कोई मेल नहीं आया ना तो आप टेंशन मत लीजिए, आपका फॉर्म जहाँ तक चांसेस आपका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ होगा, है ना, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, और आज का लास्ट जो आपका डाउट है वो यहाँ पर है नॉलेज जोन का। ये पूछते हैं कि सर सिलेबस होने पर वो सिलेक्शन होने पर रेलवे पैनल कैसे बनाता है, कितने पैनल बनते हैं और हमारा सिलेक्शन किस पैनल में आएगा, ये हम कैसे जाने? तो देखिए पैनल के बारे में आपको बता दूं, पैनल क्या चीज होती है। पैनल वो आपके एक लिस्ट होती है जिसमें जो लास्ट सेलेक्टेड कैंडिडेट है, मतलब ऐसे कैंडिडेट जिनका सिलेक्शन हो चुका है, जिनको मात्र ज्वाइनिंग देना बाकी है, उस लिस्ट को कहते हैं आपका जो पैनल लिस्ट। मतलब लास्ट जो आपके फाइनल होने के बाद आपकी जो लिस्ट बनती है, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो बच्चे हट गए, हटना था हट गए, मेडिकल में बच्चे हटना था हट गए, एब्सेंट जो हो गए वो हट गए, तो लास्ट में जो आपकी लिस्ट बनी, ठीक है, उसको बोलते हैं हम यहाँ पर पैनल। अब रेलवे क्या करता है, अलग अलग बोर्ड क्या करता है कि पैनल एक साथ जारी नहीं करता टोटल सीटों का। मान लीजिए 5000 भर्ती निकली किसी बोर्ड में, तो क्या करते हैं कई बार 3000 का पहले निकाल दिया, फिर 500 निकाल दिया, फिर 500 का निकाल दिया। तो होता क्या है कि जो स्टूडेंट है जिनका सब कुछ पहले क्लियर हो जाता है, जैसे उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो गया, उनका कोई प्रॉब्लम नहीं, मेडिकल सब कुछ सही हो गया, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं, तो उनको क्या करता है पहले डाल देता है, फर्स्ट पैनल उनको डाल दिया, फिर थोड़े दिन बाद दूसरा पैनल डालेगा, सेकंड पैनल डालेगा। उसमें क्या करेगा, मान लीजिए किसी की मेडिकल रिपोर्ट है वो पेंडिंग है, ठीक है, उसको रीमेडिकल करवा लिया है या और कुछ करवा लिया है, तो उसका जो मेडिकल उसका जो पैनल है, उसको पैनल सेकंड में डाल देगा। अब मान लीजिए उन्होंने बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो यहाँ पर वो आपके एब्सेंट हो गए, तो उनको यहाँ पर रेलवे दोबारा मौका देता है, तो अगर मान लीजिए वो दोबारा आ गए तो उनको यहाँ पर थर्ड पैनल में डालेंगे। तो और मान लीजिए फिर से अगर सीटें खाली रह गई तो कट ऑफ कम करके फिर कैंडिडेट को बुलाएंगे, तो उसको फोर्थ पैनल में डालेंगे। तो ऐसे बहुत सारे पैनल्स बनते हैं, लेकिन अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं, आपका सब कुछ एक साथ हो जाता है, तो आपको फर्स्ट पैनल में यहाँ पर जगह
मिल जाती है। तो गाइज और जिनके भी डाउट रह गए गाइज मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि आपको पता है गाइज इतने सारे डाउट होते हैं और उनका सबको लेना संभव नहीं होता। तो गाइज आशा करते हैं आज का वीडियो को पसंद आया होगा। आपका कोई भी डाउट है आप किसी वीडियो में से कमेंट कर देना, हो सकता है कि अगले संडे को जो कमेंट संडे आंसर आए उसमें आपका रिप्लाई आपको मिल जाए। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।